नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश सिस्टम पर सवाल में आपका स्वागत है। किसी सिस्टम को बनाने के पीछे उसका एक मकसद ये भी होता है कि किसी खास काम को करने के लिए व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके और काम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। दुनिया में इसके कई बेहतरीन उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब बात सरकारी सिस्टम की होती है तो ये ऐसे रेशमी कपड़े की तरह नजर आता है जिसमें जगह जगह टाट के पैबंद नजर आते हैं, जो न सिर्फ इसकी खूबसूरती को बदनुमा करते हैं बल्कि इसके बनाने और इसे चलाने वालों यानी दोनों पर ही सवाल खड़े करते हैं। तो अगले आधे घंटे में हम तलाशेंगे सिस्टम की उन चंद कमजोर कड़ियों को जो पूरे सिस्टम को बदनाम कर रही हैं। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। भले ही प्रदेश सरकार एक के बाद एक कार्रवाई कर अधिकारियों को चेता रही हो कि संभल जाओ, नींद से जाग जाओ, अपनी जिम्मेदारी को समझो, लेकिन प्रशासनिक तंत्र है कि सुनता ही नहीं। ऐसा लगता है कि मानो ये सिस्टम बेहरा हो गया है। जाहिर है कि कई साल जो धूल सिस्टम पर लग चुकी है वो इतनी आसानी से साफ नहीं होगी। मुरैना, इंदौर, बालाघाट की घटनाएं कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में सरकारी सिस्टम में जंग लग चुकी है। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि सिस्टम को सुधारा जाए, लेकिन सिस्टम है कि जागता ही नहीं है। सिस्टम की मिलीभगत से कई लोग बेवक्त दम तोड़ रहे हैं। इसका खामियाजा भी प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। धूल लग चुके इस सिस्टम की यह तस्वीर मुरैना की है, जहां जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शराब पकड़ने के बजाय इसे छिपा दी, और जब अफसर ने पूछा शराब कहां है तो ग्रामीणों ने लाखों की शराब पकड़वा दी। ये तो हुई मुरैना की बात। अब इंदौर में सिस्टम की मिलीभगत देख लीजिए। तेजपुर गड़बड़ी स्थित उचित मूल्य दुकानदार कल्याण मार्केटिंग के कारखाने पर खाद्य विभाग ने छापा मारा तो यहां पर गंदगी के बीच एक ही परिसर में हल्दी, मिर्च, धनिया, बेसन, चाय पत्ती, डिटर्जेंट पाउडर की पैकिंग की जा रही थी। वहीं राशन माफियाओं के साथ सांठगांठ के आरोप के बाद खाद्य अधिकारी आरसी मीणा को निलंबित किया गया है। कल की जो कार्रवाई थी, मीणा की जो संलिप्तता पाई गई थी दीपक दहीगुड़े से और भरत दवे से, उसके द्वारा कुछ ड्रग इंस्पेक्टर्स, फूड इंस्पेक्टर्स को जांच करने से रोका जा रहा था। ये बड़ा आपत्तिजनक होता है कि एक तो फूड कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गरीबों का राशन खाने वाले ऐसे राशन माफियाओं पर कार्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं शासन गंभीर है इसमें, और अगर फूड इंस्पेक्टर्स ने और एडिशनल कलेक्टर ने कुछ ऐसा पकड़ा है मामला, उसमें आप फूड इंस्पेक्टर्स को डिस्करेज कर रहे हो जांच करें, चूंकि आपकी संलिप्तता है राशन माफियाओं से, इसलिए उसको कल निलंबित किया है। सिस्टम के साथ सांठगांठ की ऐसी ही तस्वीर बालाघाट में देखने को मिली। यहां गरीबों को देने के लिए घटिया स्तर का चावल सीहोर से पहुंचा दिया गया, और जब इसकी जांच हुई तो 26,000 क्विंटल गेहूं सड़ा और घुना मिला। इस प्रकार की सूचना मुझे पहले प्राप्त नहीं हुई है, और ये रेक जब आती है तो चूँकि नान से आती है, वहाँ से क्वालिटी चेक होकर के वो भेजी जाती है। यदि ऐसा होगा तो इसकी रिपोर्ट भी नान ऑफिस को की जाएगी। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का भोपाल का कार्यालय, उसको रिपोर्ट किया जाएगा, और उनसे यदि गुणवत्ताहीन पाया जाता है तो उनको रिपोर्ट करके इसको वितरित नहीं किया। प्रदेश सरकार लगातार धूल खा चुके सिस्टम को लाइन पर लगाने के लिए लगी हुई है। सीएम शिवराज लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जनता के हित में काम करने के निर्देश दे रहे हैं। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सिस्टम है कि मानता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो मुरैना, इंदौर, बालाघाट और भी ये फहरिस्त लंबी है। कई तरह के सवाल सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं, और उन सवालों का अगर जवाब नहीं तलाशा गया तो शायद ये दिक्कत आगे और बढ़ेगी। तो जरूरत इस बात की है कि इन सवालों के जवाब तलाशे जाएं और सिस्टम के उन चंद कमजोर कड़ियों को, या फिर यूं कहें कि उन बदनुमा दाग जैसे लोगों को पकड़ा जाए, नहीं तो सिस्टम एक दिन कोलैप्स भी हो सकता है। मिलिए मेरे साथ खास मेहमानों से। विजय वाते इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं।
आप रिटायर्ड एडीजी हैं। विजय साहब, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। धैर्यवर्धन शर्मा साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अवनीश बुंदेला साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अवनीश साहब, आपका भी स्वागत है। शर्मा साहब, आपका भी स्वागत है। विजय साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, दरअसल आपसे इसलिए कि आप भी उस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं जिस सिस्टम पर अब कई तरह के और बड़े गंभीर किस्म के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि हमने अपनी रिपोर्ट में ये तक कहा कि चंद लोग उस रेशमी कपड़े पर टाट के पैबंद जैसे हैं जो एक पूरे रेशमी लिबास को या कपड़े को बदनुमा कर देता है। क्या आप अपने इन मातेहतों को जो कभी आपके साथ रहे थे, इनके बचाव में खड़े होंगे या फिर आप हमें वो तमाम कमियां गिनाएंगे दरअसल जिसकी वजह से सिस्टम में ये सारे लूप होल पैदा होते हैं? आखिर जिम्मेदार कौन है विजय साहब? सिस्टम में अगर कोई असफलताएं हैं, हो रही हैं, अगर भाई आप जो ये जितने भी ये मैं इको कर रही है मेरी आवाज़ जी, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे फिर सुनाई दे रही है। ठीक, तो मैं चेक कराता हूँ आपकी आवाज़ को और इस सवाल के साथ आपके पास दोबारा लौटता हूँ। फिलहाल मैं धैर्यवर्धन शर्मा साहब के पास आता हूँ और दूसरे नंबर पर दरअसल धैर्यवर्धन साहब को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो बीजेपी से हैं और मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में सत्ता इस वक्त बीजेपी के हाथ में है। धैर्यवर्धन साहब, हम देख रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस दिन से सत्ता संभाली है, बेहद गंभीर वो इस बात को लेकर नजर आ रहे हैं कि जो सिस्टम है उसको कसा जाए और इसके लिए वो किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर आपको बेहतर तरीके से काम करना नहीं आता तो फिर आपकी छुट्टी भी कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कमियां बेहद सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि ये धूल कई साल से चढ़ रही है लगातार? देखिए, आदिकाल से अपराधी और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोग अपना काम करते रहते हैं जी, और जो शासक होता है उसका काम होता है उनको नेस्तनाबूद करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना जी, ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर विराम लगे। मुझे लग रहा है कि शिवराज जी ने जो मशीनरी के को अपने कठोर शब्दों का प्रयोग किया जी, वो केवल जुबान पर ही नहीं, एक्शन में भी दिखाई पड़ा है। इसलिए मुरैना में तमाम छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई तो की, वह कलेक्टर और एसपी को भी बेरहमी से तत्काल बदल दिया, क्योंकि जिले में कुछ भी गलत होता है तो निश्चित तौर पर इनकी जवाबदेही बनती है। और ऐसे में जब लोगों की जान लेने पर लोग उतारू हो जाएं तो फिर बख्शा जाना भी नहीं चाहिए। और मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह जी का यह जो एक्शन है वो काबिले तारीफ है और मध्य प्रदेश में माफियाओं में संदेश भी जा रहा है, क्योंकि लोग पैसा बनाने के लिए इस भौतिकवाद का जो आंधी है लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है, कुछ भी करने के लिए उतारू है। और ये लोग जो राक्षस हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी उपद्रवी और राक्षस रहा करते थे। आजादी के पहले भी रहे, आजादी के बाद भी रहे, पर कानून का काम यही है कि इनको चिन्हित करना, इनको सजा देना, बाकी के लोगों में भय उत्पन्न करना। तो मुझे लग रहा है कि सरकार उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगी, क्योंकि सरकार के मुखिया को सच में बड़ा कष्ट है जिस प्रकार की घटना अभी हमारे सामने आई है। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पूरा प्रशासन एक्शन मोड पे है और मशीनरी को भी ये समझ आ रहा है कि हमें प्राथमिकता उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ठीक, अवनीश साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अवनीश साहब, क्या लगता है, सीएम एक तरफ बेहद सख्त अंदाज में नजर आ रहे हैं, वहीं अधिकारियों को खुलेआम चेता दिया है, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम के भीतर से इस तरह की खबरें लगातार निकल कर आ रही हैं जहां लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। आपको लगता है कि बीमारी बहुत पुरानी है और जैसा कि धैर्यवर्धन साहब भी कह रहे थे कि आदिकाल से इंसान के भीतर बेईमानी और लापरवाही चली आ रही है, इसलिए सिस्टम को सुधारने में समय बहुत लगेगा? आपको लगता है कि कार्रवाई बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए थी? और दूसरी बात ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जो जिम्मेदार हैं दरअसल क्या वो इस बात से अनजान रहते हैं कि मामला सामने आने के बाद कार्रवाई होती है? हम पहले से नकेल क्यों नहीं कसते? सोहेल भाई, ये बताएं, क्या ये 8 महीने में पहला मामला है, 9 महीने में, कि ये पहली बार जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हुई है? मतलब इस देश में सबसे ज़्यादा जहरीली शराब पीने से अगर कहीं मौत होती तो गुजरात में होती, जबकि वहाँ शराब बैन है। लेकिन अगर पिछले 8 महीने के आंकड़े देखें, एवरेज देखें, तो मध्य प्रदेश ने गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है।
रतलाम, बालाघाट, देवास, उज्जैन और अब मुरैना। और सबसे आश्चर्य की बात सोहेल भाई आप ये देखें, अभी तक सरकार का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री जी खुद, जहां 24 लोगों की जानें चली गई हैं, 2 दिन होने वाले हैं, घटना स्थल पर नहीं गए हैं। सिर्फ हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी बाकायदा घटना स्थल पर गए हैं, शव यात्रा में शामिल हुए, अंतिम संस्कार में शामिल हुए, मृतकों के परिजनों से जाकर मिले। तो आप ये देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि हम सख्त हैं, आपके बयान रहते मैं लटका दूंगा, टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, वहीं आपकी नाक के नीचे ये सब कृत होते हैं। और सबसे बड़ी बात सोहेल भाई, सरकार की संवेदनहीनता, मैं कहूंगा संवेदनहीनता। नहीं, एक बात कहूं अवनीश साहब, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दरअसल आज हम किसी मामले पर राजनीति या फिर राजनीतिक बहसबाजी लेकर नहीं बैठे। मैं कभी ये भी नहीं कहूंगा, ना आपसे ये पूछूंगा कि 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही थी, आपने क्या किया, ना मैं धैर्यवर्धन साहब से ये पूछूंगा कि 15 साल से आपकी सरकार रही, आपने क्या किया। हम आज दरअसल एक गंभीर मुद्दे को इस तरह से हल करने के लिए या फिर उसको टटोलने के लिए बैठे हैं कि लूप होल हैं कहां, दरअसल कमजोरी रह कहां जाती है। ना मैं कांग्रेस की बात करूंगा, ना मैं बीजेपी की बात करूंगा। दरअसल आप लोग इस लाइन में बहुत पहले से हैं, सत्ता के साथ भी रहे, विपक्ष में भी आप रहे, बहुत सी बारीकियों को आप लोग समझते हैं, और मैं बस वही चाहता हूं कि आप अपने उस तमाम एक्सपीरियंस को आज शेयर करें यहाँ पर। देखिए सोहेल भाई, सबसे बड़ी बात है जी, फौरी तौर पे जो हम देख रहे हैं कि सरकार ने कलेक्टर को हटा दिया, एसपी को हटा दिया, टीआई को चेंज कर दिया। देखिए इससे काम नहीं चलेगा जी। इसमें मुझे लगता है जो जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें माननीय उच्च न्यायालय के बिल्कुल कहते ना उसके देखी में जांच होनी चाहिए, बाकायदा उनके कंट्रोल में वो जांच होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस जांच में जो समिति बनाई गई है सोहेल जी, उसमें एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को होना चाहिए। कारण ये है कि इसी तरह की समिति आपने देखा उज्जैन में भी गठित हुई थी, हुआ क्या, वही ढाक के 3 पात। तो मुझे लगता है कि अगर इस सिस्टम को, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इस चीज की पुनरावृत्ति हो रही है सोहेल जी। हम निरंतर देखें इस चीज की, प्रदेश में देखिए शराब की ही बात करें तो शराब से कई तरह, मतलब 8 महीने में कई हादसे हो चुके हैं, 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हम अन्य चीजों की भी बात करें, अन्य खाद्य सामग्री, उसमें भी हम देख रहे हैं, आपके चैनल पे ही मैं देख रहा था किस तरह की पुनरावृत्ति हो रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं एक बात कहूंगा जी, मैं इस चीज के लिए शिवराज जी को चलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने फौरी तौर पर यह कार्रवाई की, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं साहब कि मतलब देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, खासकर प्रदेश अध्यक्ष की को नहीं जाना चाहिए था, जो उसी जिले के हैं, वो अपनी नई टीम गठित कर रहे हैं। देखिए ये राजनीतिक जवाब हो सकता है सोहेल भाई, हो सकता है आपकी नजर में, लेकिन ये विपक्ष का फर्ज है कि इस बात का प्रश्न पूछे कि जहां एक तरफ 25 लोग मर चुके हैं, आपके जिले में आप गए नहीं, आप अपनी नई टीम की घोषणा कर रहे हैं कल ही के दिन। तो इससे साफ साबित होता है कि सरकार की कई, सरकार बताती है कि हम बड़े कड़क हैं, बड़े संवेदनशील हैं, लेकिन आप मान जाएं कि ये जो निरंतर, देखिए खासकर अगर शराब की बात करें, देखिए आबकारी विभाग, लोगों से अगर मिलने खुद शिवराज सिंह चौहान चले जाते या वीडी शर्मा साहब चले जाते तो ये मैसेज तो जाता कि सरकार संवेदनशील है या फिर बीजेपी संवेदनशील है। लेकिन वो जो माफिया है जो लगातार काम कर रहा है और जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पुनरावृत्ति हो रही है, यानी रिपीटेशन लगातार है उस जुर्म का, उस पर कैसे कंट्रोल लगाई जाए, उस बात को लेकर मैं आपके पास लौटूंगा। विजय बाते साहब शुरुआत में हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही थी। विजय साहब, सवाल मेरा आपने सुन लिया था, मैं चाहूंगा उस पर आप दोबारा मुझे जवाब दें। ये लूप होल है कहाँ? क्या ऊपर राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ऊपर से कमांड लाइन तो बड़ी क्लियर आती है, लेकिन नीचे के लोग कहीं ना कहीं किसी मिलीभगत के चलते, किसी दबाव के चलते, किसी लालच के चलते या फिर किसी लापरवाही के चलते इस तरह के मामलों को बार बार सामने लाने की इजाजत देते हैं, जैसा हमने उज्जैन में देखा, मुरैना में देखा, इससे पहले इंदौर में भी हम देख चुके हैं। लोगों को ब्लेम करने से, लोगों के बारे में उन पर डाल देने से काम नहीं चलेगा। कलेक्टर एसपीओ के तबादले कोई पहली बार नहीं हुए हैं, हर बार होते हैं और हर बार यही तमाशा होता है, कुछ नहीं होता है। हर बार बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गाड़ देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे, काट देंगे, भाग जाओ, सब बेकार की बातें हैं। मुख्य बात यह है क्रियान्वयन का अभाव है, और पहली बार नहीं आया, ये हम आज़ाद होने के बाद से हम देख रहे हैं ठीक कि हमारी
जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था में जो एक जिम्मेदारी है कार्यपालिका की, विधायिका की, न्यायपालिका की, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। न्यायपालिका की दिक्कत तो यह है कि कोर्ट में जजेज ही नहीं है, इतने मुकदमे हैं, जजेज है नहीं। अगर मान लीजिए पुलिस गिरफ्तार करके चालान करके पेश भी कर देती, पुलिस को तो 6 महीने में 3 महीने में चालान करना ही पड़ता है किसी भी चीज़ का गिरफ्तार करके, लेकिन अदालत में 10-10 साल उसके मामले पेंडिंग रहते हैं। उसमें अदालत का दोष नहीं है। सवाल यह कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, नहीं तो अदालतों की स्कूलों में कमी है टीचर या नहीं फिर है। अदालतों में जजों की कमी है, तो क्या पुलिस कोर्ट में कार्रवाई करना जजेस छोड़ नहीं है। देगी? भाई अदालत में देर से पेशी लग रही करती है ना, पर पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है ना। अरे नहीं भाई, तो वही तो हो, सवाल है हो, वजह साहब कि अगर- पुलिस की अगर कार्रवाई अदालत की पर्याप्त कार्रवाई क्यों के नहीं बिना है? एक थाना हाँ, वो क्षेत्र में सवाल का टीआई जवाब सुन की लीजिए। नाक के नीचे जहरीली तो शराब यही तो बनती है। बता रहा हूँ। जी बताइए बताइए। सुनना है आपको क्या? बिल्कुल सुनना है, बताइए। सोहेल खान जी, आपको सुनना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी तो सुनना मैं- है, दर्शकों मेरे को भी पास- सुनना है। मेरे पास फालतू शब्द नहीं है। ठीक है, बोलिए। मेरे एक एक शब्द को ध्यान दीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, एक एक शब्द को ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस का काम चालान करके पेश करना है जब तक किसी को उचित सजा नहीं मिलेगी। प्रावधान कुछ भी कर दे, आपने फांसी की व्यवस्था कर दी, लेकिन फांसी देने के लिए जजों को इतना समय तो दो, इतने केसेस तो हो। न्यायपालिका की ताकत लगभग कागजी शेर होकर रह गई है। उसका कारण है कि जजेस की संख्या कम है। इसका मतलब पुलिस कार्रवाई कर रही है ऐसा नहीं है, पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी होगा ये। अगर आप समय, अगर जल्दी जल्दी जमानतें हो जाए, अगर सजाएं न मिले, सजाएं केसेस पेंडिंग रहे, तो ये सारी स्थिति आएंगी। एक बात। दूसरी बात है, कोई गाड़ी तब चलती है जब गाड़ी में पेट्रोल भी हो। केवल गाड़ी को आप धक्का मारते रहोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो जो आपकी व्यवस्था है, मतलब तंत्र जो आपका है, उस तंत्र को ताकत देना पड़ेगी। यानी अगर आपको थाने में 50 सिपाहियों की जरूरत है तो आपको 50 देने पड़ेंगे। आप उसकी जगह 20 सिपाही से कहोगे काम चलाओ तो नहीं चलेगा। फिर ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है, चाहे कोई सरकार हो। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा। और केवल बोल देने से, बड़ी बड़ी निर्देश देने से काम नहीं चलता है। निर्देश तो सिर्फ निर्देश देना पर्याप्त नहीं है। निर्देश का पालन कराने के लिए आपको उस पालन करने, उसके बाद अगर कोई काम नहीं करता है, सारी व्यवस्था करने के बाद, तो उसको लात मारो, बाहर निकालो, उसको हटाओ, उसको उस जगह मत रहने दो। भाई सरकार कोई केवल बोलने से या निवेदन करने से या प्रयास करने थोड़ी चलती है। सरकार तो अपने इकबाल से चलती है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से। ठीक, मैं लौटता हूँ। धैर्यवर्धन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन साहब, आपने सुना होगा विजय साहब का कहना है कि दरअसल अमले के ऊपर कार्रवाई का डंडा चलाना काफी नहीं है, आपको अमले को मजबूत भी बनाना होगा। और जैसे कि विजय साहब कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी थाने में 50 लोगों की जरूरत है और आप सिर्फ 20 लोगों का फोर्स देते हैं, तो फिर कैसे काम होगा? मजबूती भी तो आपको इस तंत्र को देना होगी। नहीं, ये सब ठीक है जो विजय बातें साहब कह रहे हैं जी, पर मुझे लग रहा है कि जिले में बैठा हुआ एक IPS अफसर, क्योंकि विजय बातें साहब राज्य स्तर के बड़े अधिकारी रहे हैं, उसको कौन रोकता है कि कहीं गलत काम हो रहा है तो आप उसको दंडित न करें, उसको न पकड़ें? या खाद्य अधिकारी को किसने रोका है, मुझे बताइए? या शराब से संबंधित जो अधिकारी है उसको कभी कोई रोकता है कि यूरिया से कहीं पे अगर शराब बन रही है तो आप जाकर के मत रोकिए? कुछ ईमान अपना भी तो टटोलना होगा। राज्य सरकार, अदालत, सिस्टम, उसको कोसने भर से काम नहीं चलेगा। जब आप उस पद पर बैठते हैं, उस अधिकारी के तौर पर, नौकरी के तौर पर जब आप आते हैं, तो आपको जो बड़ा ओहदा, बड़ा सम्मान, बड़ा तनख्वाह इसलिए मिलती है कि आप उसके साथ न्याय करिए। पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारी लोग भी एक आरामदायक अवस्था के दौर में चले जाते हैं और मूल चीज से थोड़ा सा भटकते हैं कि सब कुछ कंफर्टेबल है और आनंद लीजिए और बस समय पास करिए, समय पे टाइम टू टाइम प्रमोशन सब होते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अधिकारी जब जब अपनी पर आता है तो जनता में उनका इकबाल बुलंद भी होता है, जनता भी सराहती है, नेता भी सराहते हैं। और मध्य प्रदेश में ऐसे अधिकारी अपना नाम कमा कर भी जाते हैं पूरे देश में, हर जिले में। मैंने कई अधिकारियों को अपने जीवन काल में देखा, आपने भी देखा होगा कि वो किसी जिले में जब वहां जाकर के दबंगी के साथ अपना काम करके आते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी और वो नौजवान जो बड़े हो जाते हैं वो उदाहरण देते हैं कि हमारे यहाँ एक SP साहब थे, हमारे यहाँ एक SDM थे या कलेक्टर थे, SDO थे, TI थे या फूड ऑफिसर थे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा अपनी अंतरात्मा पर भी हाथ रखना चाहिए। और सरकार तो चाहती है कि आप इन सबको मत पनपने दीजिए,
तो मुझे लग रहा है कि रूटीन के जो आपके काम है उसमें यह भी प्राथमिकता में शामिल हो, ये चिंता अधिकारियों को भी करनी चाहिए। अवनीश साहब, आपके पास आना चाहूंगा। शर्मा साहब ने कहा कि अधिकारी अपनी अंतरात्मा में झांके, उन्हें रोकता कौन है? शायद इसका जवाब आप दे पाएंगे। देखिए सोहेल भाई, ये कहना बड़ा आसान है जो धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात कुछ हद तक मानता हूं कि हाँ, लेकिन ये कहना आसान, लेकिन आज के परिवेश में जिस तरह से सरकार की, खासकर हम देखें शिवराज सरकार, जिस तरह के एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनता है, अगर वो बोलता मैं गाड़ दूंगा, मैं लटका दूंगा, मतलब ये कहीं ना कहीं है कि सरकारी अधिकारी, सरकारी मशीनरी को आप धमका रहे हैं। आप खुद में दोष नहीं देखते, आप खुद में दोष नहीं देखते कि आपके दोष क्या हैं। देखिए ध्यान रखिए, जिस तरह का वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिस तरह का सरकारी तंत्र चल रहा है, खासकर जिस तरह से सरकार चल रही है, मुझे नहीं लगता उसमें अधिकारियों को, ठीक है उनको पावर है, उनको अधिकार है, लेकिन वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मैं आपको बता दूं, उनको बकायदा ओपनली धमकी दी गई। आपने देखा होगा, यही शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे और जब नहीं रहे तो क्या कहते, कलेक्टर सुन ले। तो ये किस तरह के शब्द हैं? आप जब देखिए, मैं मान रहा हूं कि काम करने वाले अधिकारी हैं, लेकिन मैं ये भी कहने के लिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं सोहेल जी कि शिवराज शासन काल में अधिकारी बेचारे सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए। अगर आप मुरैना जिले की बात करें, मुरैना जिले की, अधिकारी भी एक इंसान होता है, उसके भी प्राण होते हैं, उसके भी प्राण पखेरु उड़ते हैं, उसके भी बच्चे होते हैं। उसी मुरैना जिले में निरंतर आपने देखा किस तरह से एक आईपीएस अधिकारी, एक नरेंद्र शर्मा पर भी ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था रेत माफियाओं के द्वारा। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान जी थे। अरे साहब, वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं देश के, उस बकायदा उस जिले का ये हाल है। वहां निरंतर आप देखें माफिया बिल्कुल पनप रहा है। आपने देखें कृषि मंत्री ने बकायदा, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पत्र लिखा था वहां के जिला कलेक्टर को, मतलब पत्र लिखना यानी कि दबाव वाली बात थी कि वहां पे एक जोन है, मैं आपको बताऊं, चंबल नदी पर, जहां पर रेत खनन नहीं होता क्योंकि वहां पर क्रोकोडाइल जोन है बेसिकली। उसके कारण से वो टेंडर्स में तो है, लेकिन मतलब वहां से खनन नहीं होता है। तो आप देखो, उसके लिए दबाव डाला गया कि वहां खनन कर, वहां के गांव के लोगों को खनन करने दो। विजयवाते साहब, ये साबित करता है कि अधिकारी शिवराज शासन काल में स्वतंत्र नहीं है काम करने की। विजय साहब जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने ये भी कहा कि जो अधिकारी काम नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने काम नहीं किया, उसके नकेल खींचने की जवाबदारी किसकी है? कितने अधिकारियों को आपने नौकरी से बर्खास्त किया? बताइए, 50 साल में कितने, अगर अधिकारी इतने आराम तलब हैं और अंतरात्मा में नहीं झांक रहे हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करने का काम किसका है? सरकार का है ना, कोई भी सरकार हो। मैं शिवराज सरकार या किसी और सरकार की बात नहीं कर रहा। सरकार का काम नहीं कर, अधिकारी काम नहीं करे। हमने भी 40 साल नौकरी की है, हमारे इलाके हम दम भर सकते हैं और हमारे साथ लोग रहे भी दम भर सकते हैं कि हमारे यहाँ तो कभी कोई कांड नहीं हुआ ऐसा, जैसे जब जहां हम रहे 10 जिलों में एसपी रहे हम। लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल यह है कि सरकार को सरकार का काम करना चाहिए, कार्यपालिका को कार्यपालिका काम करना चाहिए, न्यायपालिका को उसका काम करना चाहिए, और उस काम करने वाले को काम करने की ताकत भी होना चाहिए। ठीक, धैर्यवर्धन साहब, इतनी सी बात मैं कह रहा हूं, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप थोड़ी कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि फाइनल, मैं कोई सफाई थोड़ी दे रहा हूं। धैर्यवर्धन साहब, फाइनल कोई सफाई नहीं दे रहा अधिकारियों की, ट्रांसफर हो जाता है, गलती करते हैं उनको सजा दो, ट्रांसफर हो जाता है या फिर निलंबित हो जाता है। अगर आपको मालूम है किसी अधिकारी के नाक के नीचे कुछ गलत हो रहा है या फिर वो आपराधिक तत्वों के साथ है, नौकरी क्यों नहीं चली जाती किसी की? निकालो, बाहर करो, बर्दाश्त। तमाम बहुत अच्छे ईमानदार अफसर अपनी छाप छोड़ते रहे हैं और उनको बार बार ऐसी जगहों पर पोस्टिंग दी जाती है जहां पर आप लोग इस तरीके की आवश्यकता होती है। मैं ऐसे कई नाम अभी भी गिना सकता हूँ। अभी मुरैना में जो घटनाएं कैसे होती पांडे साहब, वो विशुद्ध ईमानदार एसपी है। जो ईमानदार है तो ईमानदार है, हम तो बेईमानों की बात कर रहे हैं साहब, और सकारात्मक होना, हम तो बेईमानों की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और एक्शन लेने के लिए अपने को कठोर होना पड़ेगा, हर स्तर पर होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की मंशा साफ है। इस प्रकार के अपराधों को किसी कीमत पर भी इग्नोर न किया जाए। और साथ किसी का कुछ नहीं होता है, नौबत आ रही है, कौन संरक्षण देगा ऐसे लोगों को? क्यों नहीं चाहेंगे लोग कार्रवाई? सरकार चाहती है
ऐसे कोई भी लोग जो लोगों की जान पर ठीक, खिलवाड़ ठीक, कर रहे हैं उनको तत्काल दंड दिया जाए। तो क्यों नहीं करती है? बिल्कुल ढीली गंभीरता है के क्या साथ सरकार? कार्रवाई होना ढीले- चाहिए। ढीले। जैसा विजय बाते साहब कह रहे थे कि कार्रवाई के नाम पर खाली ट्रांसफर या फिर निलंबन क्यों? अगर आपको लगता है कि किसी की चूक है, नौकरी जाना चाहिए, और शायद यही वो मैसेज होगा जो नीचे तक की लाइन पर जाकर एक दबाव बनाएगा, जिम्मेदारी का एहसास उनको करने के लिए मजबूर करेगा। वरना शायद जो सिस्टम आज़ादी के बाद से अब तक 73 साल से चला आ रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, विजय साहब आपका, धैर्यवर्धन साहब आपका, अवनीश बुंदेला साहब आपका, बंसल न्यूज़ से जुड़ने के लिए, हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दरअसल सवाल यही है कि आखिर सिस्टम इतना लापरवाह क्यों है? सिस्टम के भीतर आखिर ईमानदारी जैसी चीज़ अब सवाल के घेरे में क्यों आ रही है? क्यों हमें इस तरह की तमाम घटनाएं बार बार देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं? हम ये नहीं कहते कि सिस्टम के भीतर हर कोई बेईमान है, हर कोई चोर है। हम तो ये भी कहते हैं चलिए कि सिस्टम में ज़्यादातर लोग ईमानदार हैं, अपने काम को बेहद गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हम उन चंद बेईमान लोगों को, लापरवाह लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को ढूंढ कर इस सिस्टम से अलग नहीं कर पा रहे, जिनकी वजह से ना सिर्फ सत्ता पर सवाल उठते हैं, सिस्टम पर सवाल उठते हैं, और आपको, हमको, सबको, समाज को शर्मसार होना पड़ता है। इन सवालों का जवाब यकीनन ढूंढना होगा। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।